तो 351वां प्रश्न है हमारा, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जो गतिशील रेत के टीले होते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? डांड, रोहिड़ा, टोर, तरियन। तो जो गतिशील रेत के टीले होते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में तरियन कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तरियन कहा जाता है स्थानीय भाषा में गतिशील रेत के टीले को। और जो गतिशील रेत के टीले होते हैं, जो गतिशील रेत के टीले होते हैं, जो दो टीले होते हैं, माना ये दो टीले हो गए, इनके बीच में जो गर्त बनती है, इनके बीच में जो गर्त बनती है उसे डांड कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इनके अगर दो गतिशील टीले हैं, माना कि दो गतिशील टीले हैं, उनके बीच में जो गर्त बनती है उसे डांड कहा जाता है। ये भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न 352वां प्रश्न, बात करते हैं निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित हैं? तो कौन सी पहाड़ियाँ? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, रोजा पाकर, इसराना पाकर, गिरवा की पहाड़ियाँ। तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो किस में स्थित है? अरावली, मध्य अरावली में स्थित हैं। बात करते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है वो मध्य अरावली में स्थित हैं। बाकी पहाड़ियों की बात करें तो रोजा पाकर और इसराना पाकर दोनों कहाँ पर स्थित हैं? जालौर में। कहाँ पर है? जालौर में स्थित हैं। गिरवा की पहाड़ियाँ जो है उदयपुर में स्थित। कहाँ पर? उदयपुर में। जो तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं, तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ, उन्हें क्या कहते हैं? गिरवा की पहाड़ियाँ कहा जाता है, जो कि उदयपुर में स्थित हैं। बाकी हमारे पहाड़ियों की बात हो गई कौन कौन सी, तो ये हमारे कौन कौन सी हो गई? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ और जालौर की पहाड़ियाँ। तो जालौर की पहाड़ियाँ और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ की बात करें तो इनमें से सबसे पहले बात करते हैं रोजा पाकर और इसराना पाकर। रोजा पाकर, अगर किसी भी पहाड़ी पीछे पाकर शब्द मिल जाए तो ये जालौर में होगी। और ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा करेक्ट है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। कहाँ पर है? ब्यावर, अजमेर में, मध्य अरावली में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 353वां प्रश्न। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लू, गरज बौछार, मावठ, ओलावृष्टि। तो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं? लू कहते हैं, सॉरी मावठ कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मावठ। जो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों से आती हैं, ये मावठ के ऊपर हम अलग से एक क्लास बनाएंगे, पूरी मावठ को अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि मावठ से हर पेपर में एक प्रश्न मावठ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसी कारण पढ़ना जरूरी है इसे। पश्चिमी विक्षोभों के कारण, यानी कि जो भी पश्चिमी विक्षोभ हुए हैं भूमध्य सागर से, कहाँ से आते हैं? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से उठकर जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, उनके कारण जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर वर्षा होती है। कब होती है? शीतकाल में। इसे शीतकालीन वर्षा भी कहते हैं। शीतकालीन वर्षा को मतलब कि मावठ कहा जाता है। लू जो होती है ये गर्म हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, जो कब चलती हैं? ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें लू कहते हैं। अगली बात करते हैं 354वां प्रश्न, राजस्थान में भूरी मृदा का विस्तार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी कमेंट कीजिए आंसर। राजस्थान में भूरी मृदा का विस्तार है। जैसलमेर, भरतपुर, बूंदी, बाड़मेर। राजस्थान में भूरी मृदा का विस्तार जो है वो हमारे बनास नदी जो है, बनास नदी के तट पर या फिर बनास नदी के पास यहाँ ये बनास नदी बह रही है, तो इसके आसपास का जो एरिया है ये दोनों तरफ, इस एरिया में पाई जाती है कौन सी मृदा? तो भूरी मृदा। तो भूरी मृदा के बारे में आपको बताना है कहाँ पर पाई जाती है। भूरी मृदा हमारे पाई जाती है, बात करते हैं तो बूंदी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बूंदी में पाई जाती है भूरी मृदा। बाकी जो बनास नदी, जहाँ पर बनास नदी का बहाव क्षेत्र है, बनास नदी का जो भी बहाव क्षेत्र है उसमें पाई जाती है हमारे कौन सी? भूरी मृदा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। जो रूपारेल नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, रोजारगढ़ की पहाड़ियाँ। तो राजौरगढ़ की पहाड़ियाँ। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है हमारे थनागाजी। थनागाजी कहाँ पर है? ये हमारे स्थित है अलवर में। और अलवर में थनागाजी में भी किस किस पहाड़ी से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उदयनाथ की पहाड़ियाँ थनागाजी अलवर से इसका उद्गम होता है। इसके ऊपर बना हुआ है सीकरी बांध। कौन सा बांध? सीकरी बांध। और ये जो नदी है वो डींग जिले की मुख्य नदी है। डींग जिले की मुख्य नदी है। डींग में इसके किनारे जल महल भी बने हुए हैं। और रूपारेल नदी का पानी किस में जाता है? मोती झील में। और कहाँ पर जाता है? लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ जो दुर्ग है भरतपुर में, वहाँ पर जाता है। इसे भरतपुर की लाइफ लाइन भी बोला जाता था, यानी मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन बोलते हैं। इसका पानी मोती झील में जाता है, इसी कारण इसे भी लाइफ लाइन बोलते हैं भरतपुर की। अगला प्रश्न है, जयसमंद झील में कौन सी नदी का पानी आता है? जयसमंद झील में आयर नदी, गोमती नदी, चंद्रा नदी, रूपारेल नदी। जयसमंद झील में कौन सी नदी का पानी आता है? अभी हमने रूपारेल नदी की बात की, इसका पानी जाता है मोती झील में। मोती झील में। कौन सी झील? मोती झील।
चंद्रा नदी का पानी जाता है अन्ना सागर झील। कौन सी झील याद रखना है आपको? अन्ना सागर झील। इसके अलावा बात करें गोमती नदी का पानी आता है जयसमंद में। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जयसमंद में पानी आता है गोमती नदी का। और इसे क्या कहते हैं? डेबर। इसे डेबर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेबर झील। डेबर नदी का पानी आता है, गोमती नदी को डेबर नदी भी कहते हैं, डेबर झील भी कहा जाता है। आयड़ नदी का पानी किसमें पड़ता है? उदय सागर में। उदय सागर में आयड़ नदी का पानी पड़ता है। उसके बाद उदय सागर से वापस निकलती है तो नदी ये बेड़ज नाम से कहलाती है। किस नाम से जाती है? बेड़ज नाम से। और बेड़ज की बात करें, बेड़ज और गंभीरी, बेड़ज और गंभीरी और बेड़ज दोनों के संगम पर है हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये स्थित है गंभीरी और बेड़ज के संगम पर। अगला प्रश्न 357वां प्रश्न। 357वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? 23, 25, 26, 28। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 25। 25 उच्च न्यायालय हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, सोम कमला अम्बा परियोजना किस मतलब की सिंचाई परियोजना किस जिले की है? सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले की है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो सोम कमला अम्बा परियोजना जो है वो किस मतलब की सिंचाई परियोजना किस जिले की है? डूंगरपुर जिले की है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डूंगरपुर जिले में जलापूर्ति के लिए सोम कमला अम्बा परियोजना चलाई गई है। और ये किस नदी पर है? सोम नदी पर। सोम नदी पर। और सोम नदी जो है किसकी सहायक नदी है? माही नदी। माही नदी की सहायक नदी है। इससे ही रिलेटेड, इसी नाम से रिलेटेड एक हमारे उदयपुर में है सोम कागदर। सोम कागदर योजना। अगला प्रश्न 359वां प्रश्न। 359वां प्रश्न, हरित राजस्थान योजना का आरंभ कब हुआ? तो हरित राजस्थान योजना इसका आरंभ कब हुआ? 2007, 2009-10, 2004-5, 2002, 2003। तो हरित राजस्थान योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2009 और 2010 में। अगला प्रश्न 360वां प्रश्न। 360वां प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो हम बात करते हैं कब की? वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट 2023-24 की। 2023-24 की बात करते हैं। इसके अनुसार हमारे कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य? 25, 26, 27, 28। तो वन रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार कुल कितने मतलब वन्यजीव अभयारण्य? 26। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 26 वन्यजीव अभयारण्य है। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कितने हैं? 3 हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर हमारे कौन से? कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 36 हैं। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 36। बाघ परियोजनाएं। बाघ परियोजनाएं कितनी है? बाघ परियोजनाएं। बाघ परियोजनाएं हमारी कितनी है? तो बाघ परियोजनाएं 5 बाघ परियोजनाएं हैं। और बात करें इसकी तो यहाँ पर जैविक उद्यान। जैविक उद्यान कितने हैं? तो जैविक उद्यान राजस्थान में है 4। ये हमारे जो है वो किसके अनुसार है? तो ये हमारे यहाँ वार्षिक प्रतिवेदन जो है, वार्षिक प्रतिवेदन, सॉरी वन रिपोर्ट नहीं, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार है 2023-24 के अनुसार। अगला प्रश्न 361वां प्रश्न। 361वां प्रश्न है, बीकानेरी नरमा एवं मालवी किसकी किस्म है? बीकानेरी नरमा और मालवी ये किसकी किस्म है? गेहूं, कपास, मक्का, मूंगफली। तो किसकी किस्म है? ये हमारे कपास की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कपास की किस्म है बीकानेरी नरमा और मालवी। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, राजमहल टोप खान किससे संबंधित है? राजमहल टोप खान है वो किससे संबंधित? सोना, पन्ना, चांदी, तांबड़ा। राजमहल टोप है किससे संबंधित है? ये हमारे स्थित है तांबड़ा या फिर जिसे गार्नेट क्या कहा जाता है? गार्नेट। तांबड़ा या गार्नेट से संबंधित है राजमहल टोप या फिर सरवाड़ अजमेर। सरवाड़ अजमेर किससे संबंधित है? सरवाड़ अजमेर या फिर सॉरी सरवाड़ हमारे अभी कहाँ पर पड़ता है? ब्यावर में। ब्यावर में पड़ता है सरवाड़। और राजमहल टोंक में नहीं है। राजमहल भी हमारे किस में है? केकड़ी में। राजमहल केकड़ी में है, सरवाड़ अजमेर में है। सॉरी सरवाड़ तो अजमेर में है, राजमहल केकड़ी में है। अगला प्रश्न तो 363वां प्रश्न। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, तीन सौ तिरसठवें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क कहाँ विकसित किया गया? राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क है वो कहाँ विकसित किया गया? बोरानाडा, कानपुर, गंगानगर, अलवर। राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो हमारे कितने एग्रो फूड पार्क? 4 हैं और एक प्रस्तावित है। पहला कहाँ पर है? राणपुर कोटा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राणपुर कोटा में सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा एग्रो फूड पार्क है। उसके बाद बोरानाडा जोधपुर में, बोरानाडा जोधपुर में। उसके बाद उद्योग विहार गंगानगर, उद्योग विहार गंगानगर में। इसके बाद मत्स्य अलवर, मत्स्य अलवर में। इसके बाद ये कहाँ पर प्रस्तावित है? झालावाड़ में प्रस्तावित है। कौन सा? तो झालावाड़ में प्रस्तावित है एक एग्रो फूड पार्क। अगला प्रश्न
तो अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जिसे हम क्या कहते हैं, रिको। रिको की स्थापना कब हुई? रिको की स्थापना कब हुई? 1990, 1985, 1980, 1975। तो रिको की स्थापना कब हुई? 1980 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1980 में रिको की स्थापना हुई, जिसे कहते हैं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विकास एवं विनियोजन निगम। अगला प्रश्न 365वां प्रश्न। 365वां प्रश्न है, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि में, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? 2011 में राजस्थान का कौन सा क्रम है? 24वां, 27वां, 12वां, 8वां। तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्रम है? 8वां। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 8वां क्रम है। और भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में 5.67% निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में कितना है? 5.67। अगला प्रश्न है हमारा, मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1967, 68, 69, 66। मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1966 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1966 में हमारे मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान और ऊर्जा स्रोत सही सुमेलित नहीं है? जैसलमेर पवन ऊर्जा परियोजना, साउथवाटा परमाणु ऊर्जा, गोरीर सौर ऊर्जा, केरल भूतापीय ऊर्जा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केरल जो है वो लिग्नाइट आधारित कोयला से उत्पन्न होती है ऊर्जा, लिग्नाइट आधारित, कौन सा? लिग्नाइट आधारित परियोजना है, जो कहाँ पर है? थम्बुली में स्थित है। और थम्बुली कहाँ पर है? तो ये स्थित है हमारे बाड़मेर में, थम्बुली बाड़मेर में। इसके अलावा बात करें, जैसलमेर पवन ऊर्जा परियोजना सही है, रावतभाटा में परमाणु ऊर्जा सही है, गोरीर में भी सौर ऊर्जा सही है। अगला प्रश्न 368वां प्रश्न। 368वां प्रश्न है, 1857 की विद्रोह में राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ? 4, 5, 6, 7। तो 1857 के विद्रोह में राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो ये हमारी सैनिक छावनियाँ 6 सैनिक छावनियाँ थी। बात करते हैं 6 सैनिक छावनी। ये पहली सैनिक छावनी थी नसीराबाद। और दूसरी कौन सी थी? तो नीमच। तीसरी कौन सी थी? एरियनपुरा। चौथी की बात करें तो हमारे देवली। और पांचवी ब्यावर। और छठी खेरवाड़ा। बात करते हैं नसीराबाद, अजमेर में थी। नीमच हमारे कहाँ पर? मेवाड़ में। अभी तो एमपी में है, मेवाड़ में थी। एरियनपुरा पाली, देवली टोंक में। और ब्यावर में है। खेरवाड़ा उदयपुर में थी। बात करते हैं सबसे पहले तो ब्यावर और खेरवाड़ा दोनों ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्रांति में भाग नहीं लिया था। दोनों की याद रखना है, ब्यावर और खेरवाड़ा ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न 369वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इधर तो दिए हुए अनुच्छेद और इधर दिए हुए राज्यपाल की, मतलब कि राज्यपाल के बारे में। तो 155वें अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति, 156वां अनुच्छेद नियुक्ति के लिए योग्यताएं, 158 अनुच्छेद राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, 159 अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा शपथ। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 156वां। तो 156वें में क्या है? तो 156वें में सबसे पहले बात करें तो 156वें में है इसका कार्यकाल। और पद के लिए योग्यताएं ये हमारे किसके हैं? 157 में है। 157 में पद के लिए योग्यताएं या फिर जिन्हें हम बोल देते हैं अहर्ताएं। क्या? अहर्ताएं। बात करते हैं सबसे पहले तो 153वें अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि राज्यपाल होगा। राज्यपाल, अरे बोले कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 154 में इसकी कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्तियाँ। इसके अलावा बात करें तो 155 में इसकी नियुक्ति है, 156 में इसका कार्यकाल है, 157 में क्या है? इसकी योग्यताएं हैं, 158 में इसके पद के लिए शर्तें हैं, 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ है, और 161 में इसके द्वारा समाधान की शक्ति, किसकी? समाधान की शक्ति। 164 में मंत्रिपरिषद का गठन, किसका? मंत्रिपरिषद का गठन। 165 में महाधिवक्ता का गठन, किसका? महाधिवक्ता का गठन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है राज्यपाल द्वारा। ये हो गए राज्यपाल की कुछ अनुच्छेद। इसके अलावा और भी अनुच्छेद हैं, उनकी बात करेंगे हम राज्यपाल से संबंधित क्लास में। अगला प्रश्न 370वां प्रश्न। 370वां प्रश्न है, राज्य मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जो राज्य का मंत्री होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बात करते हैं विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, राज्यपाल के प्रति। तो राज्य का मंत्री जो होता है किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विधानसभा के प्रति ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।
और ये मतलब कि अपने पर्सनली या व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राज्यपाल के प्रति। किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है कौन? राज्य का मुख्यमंत्री या फिर मंत्री जो होता है। व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो 371वां प्रश्न क्या है हमारा, उसकी बात करते हैं। 371वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति होती है उसका सलाहकार कौन होता है राजस्थान में? मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, आयुक्त, राज्यपाल। तो राजस्थान में कौन सा राज्य पर्यटन सलाहकार समिति, इसका अध्यक्ष होता है हमारे मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो आप याद रखना इसका कौन होता है? अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है 372वां प्रश्न। तो 372वें प्रश्न की बात करते हैं। 372वां प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो राजस्थान विधानसभा है, इसमें प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष। तो आप सभी कमेंट कीजिए कि जो राजस्थान में विधानसभा है उसमें प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है राज्यपाल, और आंसर तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। ये किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाते हैं? आप कमेंट करके बताइए अनुच्छेद कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद है उसके तहत ये शपथ दिलाता है। बात करते हैं राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है। और अभी कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं विधानसभा में सब कौन है मतलब कि हमारे प्रोटेम स्पीकर? तो कालीचरण सराफ ये जो है वो हमारे कौन है? प्रोटेम स्पीकर हैं। इसके अलावा बात करें अपने, तो कौन से अनुच्छेद के तहत दिलाता है? 188वां अनुच्छेद जो है उसके तहत शपथ दिलाई जाती है। किसे? तो विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर को। तो आगे के 373वें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान में सचिवालय की स्थापना 1949, 1949, 1950, 1951। तो राजस्थान में सचिवालय जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो हमारे कब हुई? 1949 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1949 में राजस्थान में सचिवालय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न हमारा, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? जो राज्य मानवाधिकार आयोग था उसकी स्थापना कब हुई? 1999 में, 1998 में, 2001 में, 2000 में। तो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना तो हुई थी 1999 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसने अपना कार्य प्रारंभ कब किया? तो सन 2000 में। सन 2000 में इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो इसकी कांता भटनागर ये क्या थी? तो कांता भटनागर ये इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान के लोक सेवा आयोग में के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग की इसमें बात करेंगे, दो बात करेंगे। सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना की बात करेंगे। इसके बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में कौन है, तो इसकी बात करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, एस के घोष, एस सी त्रिपाठी, बी एस तिवारी, एम एम वर्मा। तो राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसके मतलब की क्या हो गया? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एस के घोष जो थे इसके क्या थे? तो एस के घोष जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई, या आप कमेंट में बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई। वर्तमान है हमारे मंजू शर्मा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 376वां प्रश्न। राजस्थान सूचना आयुक्त के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? राजस्थान सूचना आयुक्त है, इसके वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? एच सी मीना, पी के तिवारी, देवेंद्र भूषण गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान सूचना आयुक्त के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देवेंद्र भूषण गुप्ता जो है वो क्या है? वर्तमान सूचना आयुक्त है। वर्तमान मतलब सूचना आयुक्त के वर्तमान सूचना आयुक्त यानी कि प्रमुख हैं। और बात करें इसकी, तो सूचना आयुक्त हैं उसके वर्तमान के तो हो गए देवेंद्र भूषण गुप्ता। और प्रथम कौन थे अगर पूछ ले प्रथम, तो प्रथम कौन थे इसकी बात करते हैं। प्रथम थे एम डी कोरानी। कौन थे? एम डी कोरानी जो थे वो प्रथम अध्यक्ष थे। और सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? तो सूचना आयोग की स्थापना की गई कब की गई? 18 अप्रैल 2006 में। तो सूचना आयोग की स्थापना, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को की गई। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 376वां प्रश्न। बात करते हैं
राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? राजस्थान में वित्त आयोग है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? ज्योतिकरण, मणिक चंद्र सुराणा, हीरालाल देवपुरा, कृष्ण कुमार गोयल। तो वित्त आयोग, राजस्थान में वित्त आयोग जो है उसके मतलब कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे कृष्ण कुमार गोयल। कृष्ण कुमार गोयल। कृष्ण कुमार गोयल जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह जो है वो वर्तमान आयोग मतलब कि वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1994 में। 1994 में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 378वां प्रश्न। 378वां प्रश्न, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये किसे कहा जाता है? कुर्जा को, साइबेरियन सारस को, गोडावण को, चिंकारा को। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो गोडावण को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गोडावण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो कहाँ पर है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान हमारे बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बीकानेर में पड़ता है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। अगले प्रश्न की बात करते हैं 380वां प्रश्न। ये हमारे भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जो भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, पचपदरा में। कहाँ पर है? ये तो हमारे हैं पचपदरा में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पचपदरा बालोतरा में। पचपदरा बालोतरा में स्थित है भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है किसने कलिबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? जो कलिबंगा सभ्यता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? जी.एच. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। तो किसने जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको तीसरी राजधानी बताया है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कलिबंगा को किसने बताया? दशरथ शर्मा ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दशरथ शर्मा ने। और बात करें कलिबंगा सभ्यता के बारे में, तो कलिबंगा सभ्यता के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी खोज 1951-52 में किसने की? तो अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने। इसके बात करें इसके उत्खनन की, तो इनके उत्खनन 1961 से 69 के बीच, 61 से 69 के बीच किसने इसका उत्खनन किया? तो एक तो थे एम.डी. खरे, एम.डी. खरे, एम.एस. श्रीवास्तव, श्रीवास्तव। और कौन थे? दो लोग और थे। दोनों का आपको नाम कमेंट करके बताना है। दो लोग और कौन थे? एक था एसपी जैन, एसपी जैन भी था, एसपी जैन भी था, ये भी था इसके साथ। और दो लोग और कौन थे उनका आपको नाम कमेंट करके बताने हैं। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचयिता कौन है? जो राज प्रशस्ति है इसके रचयिता कौन है? गरीबदास, दुर्साड़ा, रणछोड़ भट्ट, केशवदास। तो 17वीं शताब्दी में की रचना है राज प्रशस्ति। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हमारे रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये किसके समय राज प्रशस्ति की रचना हुई? ये थे राज सिंह के समय, राज सिंह के समय। और कहाँ पर हुई? तो ये राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद जो झील है, राजसमंद झील, इसके किनारे 25 शिलालेखों पर चित्रित हैं, 25 शिलालेखों पर चित्रित हैं। जिसमें जो अमर सिंह था, अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह प्रथम जो था इसके तक की इतिहास है। यानी शुरू से लेकर गोहिल वंश से लेकर अमर सिंह प्रथम तक का इतिहास है। सॉरी, सिसोदिया वंश का, पूरे अमीर से लेकर अमर सिंह तक का। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है 373वां प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है? राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? जो राजपुताना है इसका नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 1800 में, 1822 में, 1900 में, 1920 में। तो राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज थॉमस। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। और कब किया? सन 1800 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सन 1822 में, सन 1822 में राजपुताना का जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। और राजस्थान के लिए, सॉरी, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने किया। किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने किया। अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 384वां प्रश्न। कटिबंधु या कवि बांधवों के नाम से कौन सा मतलब कि राज्य का राजा प्रसिद्ध था? सो राज्य नहीं है, राजा प्रसिद्ध था। तारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा, संगा। तो कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चौहान वंश का प्रतापी शासक था, चौहान वंश का प्रतापी शासक था। इसका इसका और भी नाम था, बिसल देव भी इसको कहते थे, बिसल देव भी कहते थे। कवि बांधव और कटिबंधु की उपाधि इसने धारण की थी। इसके समय में हमें पता है 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे कहते हैं हम, उसकी रचना हुई थी, जिसे संस्कृत पाठशाला कहा जाता था।
संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी किसने? तो विग्रहराज चतुर्थ ने। और हेरी के लिए नाटक की रचना भी विग्रहराज चतुर्थ ने ही की थी। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न क्या कहता है? मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेवाड़ का मुक्तिदाता राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा हमीर। तो मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? राणा हमीर को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक मेवाड़ का, और क्या कहते हैं? मेवाड़ का मुक्तिदाता कहते हैं राणा हमीर को। ये विषम घाटी पंचानन ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप थे, उनका दरबारी पंडित रामचरण, चंद्रमौली मिश्र, चंद्रधर, चक्रपाणी मिश्र। तो महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? चक्रपाणी मिश्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चक्रपाणी मिश्र जो था वो महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान था। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? जयपुर शहर है, इसकी स्थापना कब हुई? 1714 में, 1734 में, 1727 में, 1868 में। तो जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और ये कब की गई? 1727 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, 1727 में। तो 388वां प्रश्न है हमारा, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? तो गिरी सुमेल का युद्ध था वो कब लड़ा गया? बात करते हैं गिरी सुमेल के युद्ध की। 1544 में, जनवरी 1544, नवंबर 1544, जून 1544, दिसंबर 1544। तो गिरी सुमेल का युद्ध जो था वो कब लड़ा गया? जून 1544 में। किसके बीच में लड़ा गया? राव मालदेव और कौन था? राव मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी, इसके बीच में ये युद्ध लड़ा गया। इसकी तरफ से तो चेता और कूपा इसकी तरफ से लड़े थे। और इसी युद्ध की विजय के पश्चात जो शेरशाह सूरी था, उसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए मतलब कि हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इतनी मतलब कि प्रतापी तरीके से लड़े थे चेता और कूपा, दोनों बहुत अच्छी तरीके से लड़े थे। इसी कारण इसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अभी मतलब कि हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगला प्रश्न है, सन 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर के शासक का नाम बताइए। तो 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि किसने की थी? प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, रणजीत सिंह, जय सिंह। तो 1803 में अलवर का शासक कौन था जिसने संधि की थी? कौन था अलवर का शासक? ये था हमारे बख्तावर सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसने कब संधि की थी? नवंबर 1803 में। नवंबर 1803 में अलवर ने संधि की थी। इससे पहले जो भरतपुर का रणजीत सिंह था, भरतपुर का उसने संधि की थी। ये कब की थी? सितंबर 1803 में संधि की थी। इस समय मतलब कि लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ का मतलब कि भारत का एजीजी था, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 390वां प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? गोविंद गिरी द्वारा 33 सूत्री मांग पत्र किसके सामने रखा गया? महाराणा फतेह सिंह के समय, महाराणा सरदार सिंह के समक्ष, महाराणा भूपाल सिंह के समक्ष, महाराणा सज्जन सिंह के समक्ष। तो गोविंद गिरी द्वारा 33 सूत्री मांग पत्र जो है किसके मतलब किसके सामने रखा गया? महाराणा फतेह सिंह, जो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे, मतलब कि उनके सामने जो गोविंद गिरी थे उन्होंने 33 सूत्री मांग पत्र रखा था। ये किससे संबंधित था? भील जनजाति से संबंधित था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 391वां प्रश्न। तो 391वें प्रश्न की बात करते हैं, किलकिला तोप किस दुर्ग में संबंधित है? किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, कागरोन दुर्ग। तो किलकिला तोप का संबंध किससे है? मेहरानगढ़ दुर्ग से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किलकिला तोप जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई है। जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप है। कौन सी तोप? एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो त्रिपुरा सुंदरी माता या फिर तुरतई माता, इसका मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारे उमरई गाँव, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में, उमरई गांव में। यह प्रश्न भी पूछा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि किस गांव में है? उमरई गांव में है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 373वां प्रश्न। डींग में स्थित जल महलों का निर्माण किसने करवाया? जो डींग में स्थित जल महल है उनका निर्माण किसने करवाया? पदन सिंह, सूरजमल, छत्रसाल, बहादुर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। डींग में स्थित जल महलों का निर्माण ये पूछा है। डींग में स्थित महलों के निर्माण ये पूछ ले, उसका भी अलग आंसर है। और डींग में स्थित
जल महलों का निर्माण। तो डीग में स्थित जल महलों का निर्माण तो हमारे किसने करवाया? सूरजमल ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, सूरजमल ने डीग में स्थित जल महलों का निर्माण करवाया। और डीग में स्थित महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया। किसने करवाया? बदन सिंह ने डीग में स्थित महलों का निर्माण करवाया। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है जच्चा या फिर होलर गीत। जच्चा या होलर गीत जो है किससे संबंधित है? नहीं, जच्चा गीत या होलर गीत दोनों में मतलब दोनों जो है वो किससे संबंधित हैं? विवाह से, मृत्यु से, जन्मोत्सव से, इनमें से कोई नहीं। तो जच्चा या होलर गीत जो है वो पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाता है। किस पर गाया जाता है? पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाता है। जन्म से संबंधित गीत है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंग नृत्य जो है किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मेवाड़, पर्वतीय, शेखावटी, बांगड़। तो चंग नृत्य जो है वो किस क्षेत्र का नृत्य है? शेखावटी क्षेत्र का। और बात करें शेखावटी क्षेत्र से संबंधित चंग नृत्य की, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य। और पुरुष प्रधान नृत्य शेखावटी क्षेत्र का एक किंदड़ भी है। किंदड़ नृत्य भी है पुरुष प्रधान नृत्य। अगला प्रश्न हमारा 396वां प्रश्न, शाहपुरा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? शाहपुरा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? दादू, वल्लभ, नाथ, रामस्नेही। तो शाहपुरा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? रामस्नेही संप्रदाय की। और इसके संस्थापक कौन थे? रामचरण जी। रामचरण जी ने स्थापना की इसकी रामस्नेही संप्रदाय की। और बात करें इसकी, तो इसकी और उपपीठों की बात करें तो एक तो इसकी उपपीठ है रेण में, रेण शाखा। रेण शाखा कहाँ है? नागौर में। इसकी स्थापना किसने की? दरियाव जी ने। दरियाव जी ने इसकी स्थापना की रेण शाखा की। और बात करें इसकी, तो एक तो खेड़ापा शाखा, खेड़ापा खेड़ापा शाखा कहाँ है? जोधपुर में। और बात करें एक और, तो एक कौन है? सिंहस्थल शाखा, सिंहस्थल शाखा। सिंहस्थल शाखा कहाँ पर है? बीकानेर में। बीकानेर में स्थित है सिंहस्थल शाखा। तो सिंहस्थल शाखा के संस्थापक तो हरि रामदास जी। खेड़ापा शाखा जोधपुर के संस्थापक हैं रामदास जी। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है ददरेवा किसका जन्म स्थान है? ददरेवा जो है वो किसका जन्म स्थान है? पहले तो कमेंट करके बताइए ददरेवा किस जिले में आता है और किसका जन्म स्थान है? बाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो ददरेवा जो है किसका जन्म स्थान है? गोगा जी का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गोगा जी का जन्म स्थान है हमारे ददरेवा। अगला प्रश्न हमारा, तो इसी में बात करें सबसे पहले देखें तो एक बार फिर से ददरेवा किस जगह पड़ता है? चूरू में। ददरेवा चूरू में पड़ता है। गोगा जी की और स्थानों की बात करें, एक तो खिलेरियों की ढाणी सांचौर, खिलेरियों की ढाणी सांचौर में, यहाँ पे इनका मंदिर है। और एक बात करें इनकी, तो गोगा जी का मंदिर एक स्थित है हमारे नौहर हनुमानगढ़ में, कोकामेडी नौहर हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में ये यहाँ पर भी इनका मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है हमारा केला देवी का मेला किस महीने में पड़ता है? सबसे पहले तो केला देवी का मेला कहाँ पड़ता है कमेंट करके बताइए। और केला देवी के मेले का प्रसिद्ध चीज क्या है, मतलब प्रसिद्ध क्या है? पहले बात की चैत्र में, वैशाख में, माघ में, ज्येष्ठ में। तो जो कौन सा मेला? केला देवी का मेला। केला देवी का मेला जो है वो मतलब कब पड़ता है? तो ये बात हो जाएगी हमारे केला देवी का मेला पड़ता है चैत्र महीने में। किसका पड़ता है? चैत्र में। कहाँ पड़ता है? त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत करौली, त्रिकुट पर्वत करौली में पड़ता है। और केला देवी के मेले का मतलब क्या है? प्रसिद्ध क्या है? लांगुरिया नृत्य। केला देवी का लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा 399वां प्रश्न। 399वां प्रश्न क्या है? कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? जो कोडामार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? केकड़ी, पिनाय, ब्यावर, मेवाड़। तो जो कोडामार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये हमारे स्थित है पिनाय की। पिनाय कहाँ पर है? केकड़ी में। तो पिनाय और केकड़ी दोनों एक में आ गए, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। इस प्रश्न में दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। केकड़ी और पिनाय जो है दोनों की प्रसिद्ध है कौन सी? तो कोडामार होली, क्योंकि पिनाय केकड़ी में ही आता है। इसके अलावा बात करें तो पत्थरमार होली जो है हमारे बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और बात करें लठमार होली, लठमार होली हमारी करौली की प्रसिद्ध है। लठमार होली करौली की प्रसिद्ध है। ब्यावर की बात करें तो ब्यावर की स्थित है देवर भाभी की होली, देवर भाभी की होली। ये बात हो गई हमारे प्रसिद्ध होलियों की। और बात करते हैं तो मेवाड़ में स्थित है भंगोरिया उत्सव। होली के अवसर पर ही मनाया जाता है भंगोरिया उत्सव। भंगोरिया उत्सव जो है वो मेवाड़ में भीलों के द्वारा मनाया जाता है और होली के समय मनाया जाता है। 400वें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं, तो 400वां प्रश्न क्या है हमारा? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कितने नंबर के राज्यपाल हैं? तो 400वें नंबर के प्रश्न का आप कमेंट करके बताइए। हमारे 2000 प्रश्नों की सीरीज में हमारे 400 प्रश्न पूरे होते हैं। तो 400वां प्रश्न जो है राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कितने नंबर के राज्यपाल हैं? कमेंट करके आंसर बताना। और बात करते हैं वर्तमान राज्यपाल बता दूं मैं कौन है, तो हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, ये जो है वो वर्तमान
राज्यपाल हैं? कितनवें नंबर के राज्यपाल हैं, कमेंट करके बताना। इससे पहले कलराज मिश्र थे। कौन थे? कलराज मिश्र इससे पहले थे। और कलराज मिश्र का प्रश्न सीईटी एग्जाम 2023 में जो सीईटी एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा भी गया है। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की क्लास, जिसमें हमने कुछ मतलब कि राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।